जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज आपके सामने हाजिर हैं हम गॉस थ्योरम से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन को लेकर के। चूंकि हम लोगों ने गॉस थ्योरम को डिटेल में जितना आपके सिलेबस में है वो तमाम बातें हमने किया है और एक एक चीज़ को हमने डिटेल में पूरा आपके सामने जो है प्रेजेंट करके रखा है, जो खासकर उसका थियरी होता है जिससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप देखिएगा। बोर्ड भी अमूमन कई बार पूछा है और पूछता ही है। उन तमाम चीज़ों को आप अगर एक बार अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो आज का जो सेशन होगा ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। नहीं तो पहले आप उन सेशन को बढ़िया से कवर करो, उसके बाद ही इस वाले पोर्शन पे आना। क्योंकि आज हम लोग प्रश्नों को हल करने वाले हैं और क्वेश्चन को जब आप हल करते हो तो उसको हल करने के दरमियान आपको कुछ बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए उससे जुड़ा हुआ, जैसे कि गॉस थ्योरम था क्या, गॉस थ्योरम कब वैलिड होता है, या फिर गॉस थ्योरम का जब हम लोग कैलकुलेशन वगैरह कर रहे थे तो उसका प्रक्रिया क्या था। ये तमाम बातें आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाकर के क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा मजा आता है, वरना वो चीज़ें जो है थोड़ा बोरिंग हो जाता है कि नहीं। तो आज क्या करें, हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं क्या। तो पहले आप लोग एक बार जो बात आपको बताए हैं इसको आप अमल में ज़रूर लाइएगा, क्योंकि मैंने जो वीडियो जो जो आपके लिए हम बना रहे होते हैं तो उसको बनाने का जो हमारा पूरा जो तरीका है वो तरीका एक सिलसिलेवार तरीका से जो आपको नॉलेज चाहिए वो आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं, ताकि आप एक एक चीज़ को बढ़िया से सीख सकें और बोर्ड के लिए आप जो है बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि मार्क्स जो आपका आएगा ना इसमें, वो केवल और केवल थ्योरेटिकल पोर्शन से नहीं रहता है। माने जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको मार्क्स लाने हैं वो केवल थ्योरेटिकल पोर्शन से नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। और न्यूमेरिकल्स को अक्सर हम देखे हैं कि लोग उसको इग्नोर करते हैं। आजकल तो ज़्यादातर जो प्रश्नों का जो पूछने का जो उसका सिलसिला है, जो तरीका है, उस तरीका में हमने भी ऑब्जर्व किया, आप भी ऑब्जर्व किए होंगे, हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो उसमें डबल करके जो प्रश्न पूछ रहा है तो उसमें न्यूमेरिकल का मात्रा हमने देखा है कि थोड़ा सा बढ़ाया है। अगर आप न्यूमेरिकल को तैयार कर लेते हैं तो आपको खास करके थ्योरेटिकल पोर्शन अगर कोई नहीं पता है तो उसमें आप न्यूमेरिकल प्रश्नों का जवाब इजी वे में दे सकते हैं। तो आइए, कुछ एनसीईआरटीज का क्वेश्चन होगा और कुछ जो है हम आपके सामने इस तरह से प्रश्न को प्रस्तुत करते हैं और हम ऐसे प्रश्नों को जो है हल करेंगे। चलो जी, तो आज हम लोग शुरू करें इसको। पहले देखो, सबसे पहले हमारा जो ये प्रश्न जो हमारे सामने अभी प्रेजेंट है, आप इस क्वेश्चन को देख लो। ये जो प्रश्न हमारे सामने जो प्रेजेंट है, पहले हम इस प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन को आप पहले बाहर करो और फिर आप देखो जो आपको निकालने के लिए पूछा है वो इंफॉर्मेशन के अनुसार से हमें कोई फार्मूला दे रहा है, कोई रिलेशन दे रहा है। अगर उससे जुड़ा हुआ कोई रिलेशन आपके दिमाग में आता है तो उसको रख के आप इजी वे में सॉल्व कर लोगे। प्रैक्टिस करते करते आपके दिमाग में जो है ना ये चीज़ बैठ जाता है कि हमारे पास दिया गया जो डाटा है उस डाटा को हम कैसे हैंडल करें। वो अचानक जो है ना आपके दिमाग में आइडिया क्लिक करेगा अगर आप इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो प्रश्न क्या है, पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखो, प्रश्न में बोला है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है, यानी हमें एक स्फीयर दे रखा है, इस स्फीयर पर जो चार्ज है ना ये चार्ज दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, और बोला है तो इसके सतह से निकलने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। वही बात इंग्लिश में भी हम यहाँ पर लिख रखे हैं कि इफ अ स्फीयर कंटेन चार्ज 10 माइक्रोकूलम देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स सरफेस विल बी। तो इसके सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर होगा ये हमसे पूछा गया है। और जो हमसे प्रश्न पूछा गया है उसमें हमें इस तरह का ऑप्शन दे रखा है और इसी ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हमें चुनना है। आइए हम लोग बात करते हैं इस पर। इसके अलावा हमें कोई डाटा दिया नहीं है, इसका मतलब ये जो स्फीयर है इस स्फीयर का रेडियस जो है हम लोग अपना तरफ से मानेंगे r, और जो डाटा दिया हुआ है इसी डाटा का सहायता लेना है हमें, और उसी के सहायता से हमें इन चारों में से कोई और एक ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करना है। देखो, पूछा तो हमसे फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स क्या होगा ये। और अगर आपको ध्यान हो तो फ्रॉम गॉस थ्योरम
फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट हुआ था, उस स्टेटमेंट से अगर आप याद करो तो टोटल फ्लक्स जो होता है ना, ऑलवेज इक्वल टू होता है चार्ज, इनक्लोज चार्ज और बट्टा एप्सिलॉन जीरो। इसके अलावा तो कोई फार्मूला आपके पास गॉस थ्योरम में है नहीं। माने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपने गॉस थ्योरम देखे हो उस गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट तो कुछ यही था, और इसी से हमको फ्लक्स निकालना है। चार्ज दिया हुआ है भी, तो आप यहां से चार्ज उठाओ रख दो, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू आपको पता है, दोनों को आप जैसे भी सॉल्व करो, सॉल्व करके ला दो, जो आएगा सो आंसर। लेकिन गौर कीजिएगा, इसका वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे, एप्सिलॉन जीरो का मान अगर रखोगे, फिर भी पाई के टर्म में आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई नंबर आएगा आपके सामने और वो नंबर पाई में नहीं होगा। तो सीधा तौर पे इसका कहने का तात्पर्य ये होता है कि जब आप इसका फ्लक्स निकालते हैं ना, जो हमें दे रखा है, इसमें अगर आप फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू जो है वो ऐड करना पड़ेगा, कुछ चीजें जो है वो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो एक बात बताइए, गॉस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो गॉस थ्योरम से फ्लक्स इजी वे में निकल जाएगा, चार्ज दिया हुआ है, आराम से इसको निकाल लो जो भी वैल्यू दे रखा है। लेकिन अब आपको यहां पर सोचना है कि चूंकि पाई में ऑप्शन दे रखा है तो इससे तो बनने वाला है नहीं। अब हमारे दिमाग में क्या आएगा, हमारे दिमाग में आएगा फ्लक्स बराबर, हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ा था, और वो फार्मूला अगर आपको याद हो तो वो था आपका ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा नहीं लेना, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन जो होगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो है वो सेम रखा जाएगा। माने सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन सेम होगा तो कॉस जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब आपके सामने दो फार्मूला है, एक फार्मूला है गॉस थ्योरम वाला और एक फार्मूला है ये फ्लक्स बराबर जो आपने पढ़ा है शुरू से। अब इन्हीं दोनों से हमें जो है कैलकुलेट करना है। तो सारा माजरा तो इसके सरफेस का है, क्योंकि पूछा है ना कि इसके सरफेस से पास होने वाला कुल फ्लक्स क्या है। तो आप जरा सोचिए, अगर हम इसके सरफेस पर चार्ज देते हैं तो चार्ज का जो वैल्यू है वो हमें दे रखा है, इस वाले फार्मूला को लगा करके भी बनाओ तो भी आंसर आएगा, इस वाले फार्मूला को लगाओ तो भी आंसर आएगा। लेकिन इस वाले फार्मूला को लेकर के अगर बनाओगे ना तो आपका सॉल्यूशन जो है पाई के रूप में नहीं आएगा, बात समझे। हाँ, अगर पाई के रूप में अगर आप इसको लाना भी चाहते हो तो आपको करना ये होगा कि इसमें 4 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 पाई से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप जैसे चाहो, एक मने जो तरीका चाहो वो तरीका अपना करके आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। वैसे हम आपको सलाह देंगे इन दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना लो, आपको जो इजी लगे, जो अच्छा लगे वो तरीका अपना करके आप बना लो। हम दोनों तरीका बताते हैं, ठीक ना। तो अगर आप गॉस थ्योरम लगाओगे तो ये फार्मूला, माने इस फार्मूला को लगाओ, इसमें 4 पाई से मल्टीप्लाई करो, 4 पाई से डिवाइड करो, सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो क्यू इनक्लोज है इसका वैल्यू तो 10 माइक्रोकूलम दे रखा है, और अगर आप 4 पाई को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू आपको पता है। और ये फॉर्मूला लगाओगे तो कोई भी स्फीयर हो, स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, चार्ज बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और इंटू आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और चूंकि ये स्फीयर है, क्योंकि ये क्या है, गोला है, तो गोला है तो गोला का एरिया आपको पता है, गोला का एरिया जो है वो होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू को अगर रखोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम आपको दोनों आइडिया दे रखे हैं, अब हम कोई एक को सॉल्व करेंगे और हम आंसर प्राप्त करेंगे। देखिए हम ऐसा करते हैं, वो गॉस थ्योरम वाला पार्ट जो है उसी को सॉल्व कर लेते हैं। चलो दोनों से सॉल्व ऐसे करोगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक ना। हम दोनों तरीका आपको बता दिए, जो आपके दिमाग में जल्दी क्लिक करे आप वो तरीका अपना लेना। देखो तो पहला तो था क्यू इनक्लोज इंटू 4 पाई और डिवाइड बाई, पहले हम उतार लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये आया था। अच्छा, अगर इसको थोड़ा अलग अलग कर दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो एक साथ कर दो, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को एक साथ कर दो, और ये 4 पाई है रहने दो। इनक्लोज चार्ज का वैल्यू जो था वो 10 माइक्रोकूलम था, आप यहां पर रख दो उठा करके।
10 माइक्रो कुलम का मतलब 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 कुलम, ठीक ना। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा 9 इंटू 10⁹, ये तो 4 पाई वैसा ही रहेगा, इंटू 10⁵ कर लो माइनस में, क्योंकि 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौक 36 पाई गुने 10 के पावर 9 और 10 के पावर -5, ये बना देगा 10 के पावर प्लस में 4, ठीक ना। तो 10 के पावर प्लस में 4, और यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। ये हमने पहला ही जिस समय गॉस थ्योरम बता रहे थे, या ये कह लो फ्लक्स के बारे में आपको बता रहे थे, उसी समय हमने इसको सॉल्व किया था, ये आंसर आएगा। अच्छा, अगर दूसरा तरीका अगर आप अपना लो, सेकंड जो मेथड था, अगर आप इसको भी अपनाओगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा, और प्रोसेस लास्ट में सेम हो जाएगा। क्योंकि दूसरा जो आएगा, तो दूसरा में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया रखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था, Q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R का स्क्वायर, और एरिया का वैल्यू कितना लोगे, 4 पाई R का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट दोगे, 4 पाई को रहने दोगे, तो फिर से प्रक्रिया सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारे पास दो मेथड है, इन दोनों में से कोई भी मेथड आप अपना लो, आपका आंसर सेम आने वाला है। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो आपने देखा इसके अनुसार से आप देख लो, हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो क्या आएगा, 10 के पावर 4, यही ना आएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कहानी है पहला क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप देखिएगा एनसीईआरटी में भी है, ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी में भी आप देख लेना, एनसीईआरटी में भी है। इसमें बोला है किसी घन के केंद्र पर 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदुवत आवेश स्थित है। माने इसमें हमसे बोला यह है कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब आप समझते हो, घन, ठीक ना। घन कैसा होगा, ये होगा, देखो हम यहाँ पे बना के तुमको दिखा दे रहे हैं, ये घन है, ऐसा होगा घन। इसके सेंटर पर बोला है, तो सेंटर बोले तो कहीं पर बीच ले लो, बीच वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, एक चार्ज को रख देना है, और ये चार्ज जो है वो कितना है, 2 माइक्रोकूलम का है, ठीक ना। हमसे बोल रखा ये है कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो पूरा एरिया जो है, एक बात बताओ, पॉइंट चार्ज जो होता है ना, उससे अगर फ्लक्स निकालना होता है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है टोटल फ्लक्स बराबर होता है इनक्लोज चार्ज और बट्टा एप्सिलॉन 0, यानी चार्ज बंद होना चाहिए। आप गौर कीजिएगा, ये सरफेस चारों तरफ से बंद है, क्योंकि ये एक घन है, तो घन जो होता है चारों तरफ से बंद ही होता है। हालांकि ये गोल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बंद होने का मतलब हमेशा जो है स्फीयर ही हो। बंद होने का मतलब ये घन घनाभ टाइप का भी क्लोज सरफेस हो सकता है। तो अगर ये क्लोज सरफेस है और इसके सेंटर पर हमने कोई चार्ज रखा है, इसका मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर रखे चार्ज पर गॉस थ्योरम हम लगा सकते हैं, और गॉस थ्योरम लगा करके हमको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स हम निकाल लेंगे, वही बोला है इस क्वेश्चन में, और ऑप्शन भी दे रखा है। तो अगर आप इसका वैल्यू रखोगे ना, तो फ्लक्स अपने आप निकल जाएगा। देखो जी, पहले आप समझ लो इसको, हम थोड़ा सा इसको जो है ना छोटा कर लेते हैं, ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए, ठीक ना। ये हमारा यहाँ से, और ये, चलो ये हमारा डाटा है। देखो, तो हम यहाँ से फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स निकालने के लिए इसके अंदर बंद चार्ज लेना पड़ेगा। बंद चार्ज का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 दे रखा है, क्वेश्चन में जो दिया है वही हम ले रहे हैं, ठीक ना। और बट्टा में 8.854 ऐसे करके हम लोग लेंगे। एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻12, ये वैल्यू रख देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा सो आंसर। इतना तो आप ऑप्शन में देख रखे हो कि हर किसी का जो ऑप्शन है उसमें पहला टर्म 2.26 है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको सॉल्व करिएगा ना, तो 2.26 के आसपास तो इधर जो है से सबका टर्म आएगा। लेकिन मेन है पावर, अगर इसको आप ऊपर कीजिएगा तो 10 के पावर +12, और इधर है -6, तो ऊपर जब जाएगा तो +12 -6 +6 बना देगा। लेकिन छोटा अंक ऊपर है, बड़ा अंक नीचे है। अगर इसको भाग देते हो तो इसका मतलब ये डेसिमल 0 के कोई टर्म जो होगा 0, उस 0 के बाद आएगा।
ठीक ना। तो इसको आपको करना यह है कि उसको अगर हटाओगे तो एक सुन्ना जो है आपका खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि ई तो तय है कि हमारा आंसर जो है 2.26 आएगा, लेकिन 10 के पावर +6 ना आकर के सॉरी, ठीक है, +6 ना आकर के +5 आएगा। ठीक ना। इसको हमने कैलकुलेट भी कर रखा है, तो हमारा जो कुछ वैल्यू जो आता है ना, हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इसी प्रकार से आएगा, ये हमारा ऑप्शन बनेगा। ठीक ना। तो ये जो हमारा आ रहा है ये फ्लक्स का वैल्यू आएगा, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। हमारे ख्याल से तो यही आना चाहिए और हमारा ऑप्शन जो है वो ये हो जाएगा। ठीक ना। इस वैल्यू को हमने चेक कर रखा है एक बार, आप भी इसको जो एक बार चेक कर लीजिएगा। हो सकता है इसका कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक वगैरह जो है वो पॉसिबल है, लेकिन हमारे ख्याल से नहीं है। एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं, इसका कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से। हमारा जो डाटा है उस डाटा में 2 है, 2 और इसको भागा दे देना है कितना से, तो 8.85 से, 8.5 से। ठीक ना, वही आ रहा है, उसी के आसपास आ रहा है, सही है। चलो, तो इसमें हमारा यही जो है क्या होगा, आंसर हो गया। क्लियर सी बात है ना। तो एक प्रश्न ये है। अच्छा, अब जो है ना कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर आप आ जाइए। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने हम रख दिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। जो मीडियम में भी आप पढ़ रहे हैं उस मीडियम में आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा, आप देख लो। हम इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो जी, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को आप पहले पढ़ो और समझने का प्रयास करो कि प्रश्न बोल क्या रहा है। तो इजी वे में आप इसको जो है ना सॉल्व करने का तरीका जो है वो ढूंढ लोगे, है ना। देखो, ये प्रश्न हमसे बोल क्या रहा है, पहले हम ये देखते हैं, इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र है और विद्युतीय क्षेत्र का मान है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। माने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ना वो हमको दे रखा है। ठीक ना। ये कहां से आ गया, चलो, तो हम ऐसा करते हैं, जो भी हमको दे रखा है उसमें हम उसका डायरेक्शन वगैरह थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा हम जो है ना डायरेक्शन जो है इसका ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, मान लो ये हमारा जो है एक एक्स एक्सिस है, ये जेड है और ये हमारा वाई है। एक्स है, वाई है और ये हमारा जेड है। तो स्वाभाविक बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे रखा है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, जो दिया हम लिख दिए। अब बोला यह है, 2 क्वेश्चन बोला है। पहला में बोला है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समानांतर है। देखो, इसमें बोला है कि एक आपको क्या करना है, वर्ग लेना है। वर्ग माने समझते हो, स्क्वायर, है ना। ऐसा टाइप का जो है आपको एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर। हालांकि ये आयत जगता दिख रहा है, लेकिन मान लेना ये स्क्वायर है। और ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड यानी भुजा जो है उसका वैल्यू लेने के लिए बोला है 10 सेंटीमीटर लीजिएगा। ठीक, लेकिन इसको बोला है कि इसको वाई जेड प्लेन के समानांतर रखो। तो वाई जेड का मतलब देखो, वाई ऊपर है और जेड बाहर है, इधर है बाहर। अब इसके समानांतर ले चलो। ठीक ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, बेसिकली इसके समानांतर ले चलो आप। देखो, ये जो है इस प्लेन के समानांतर आप ले चलो। इस प्लेन के समानांतर चलोगे तो स्वाभाविक बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर था, ऐसे था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इसको डायरेक्ट इस तरह से पेनेट्रेट करेगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आर पार करेगा। आप जरा सोच कर देख लीजिए, ये प्लेन है, अगर आप गौर करेंगे तो ये प्लेन है। इस सरफेस के ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इसका एरिया भी देख लो तो एरिया इधर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारा इधर होगा। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। प्रश्न बोला है कि आपको ये जो भुजा वाला जो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला जो वर्ग लेना है वाई जेड के प्लेन में लेना है। तो वाई ऊपर है, जेड बाहर है, ऐसे है बाहर। तो जरा सोचो, ई बाहर है ऐसे, ये ऊपर है। तो हम प्लेन बनाएंगे तो वाई जेड में यही प्लेन ना होगा। तो ये वाई जेड वाला प्लेन जो होगा इसका एरिया एक्स के डायरेक्शन में इस तरह से बाहर निकले, इस तरह से बाहर निकले। ठीक है,
तो इस तरह से अगर इसको बाहर निकालोगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम। तो पहला प्रश्न में हमसे बोला है कि अब बताइए फ्लक्स कितना। तो फ्लक्स बराबर तुम्हारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को लेकर के, है ना। हमेशा गॉस थ्योरम नहीं लगाना है, कुछ जगह पे आपको जो है इस टाइप का सॉल्यूशन करने के लिए मिल सकता है क्वेश्चन। तो अब बताओ यहाँ से अगर हमको निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ये एरिया निकालना पड़ेगा। तो कोई भी वर्ग हो, वर्ग का एरिया तो भुजा का स्क्वायर होता है। तब भुजा का स्क्वायर माने 10 का स्क्वायर, और चूंकि सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने का यही तरीका है 10 के पावर -2 से गुना कर दो। अब अगर एरिया निकालोगे तो एरिया का वैल्यू कितना होगा, 10 के पावर -2। सही है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, 10 के पावर -2 का स्क्वायर 10 के पावर -4, 10 के पावर -4 गुने 100, 10 के पावर -2, इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, देखो आई कैप दे रखा है डायरेक्शन का, तो मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड में तो खाली यही ना आएगा। तो हमको चाहिए इसमें फ्लक्स, और फ्लक्स हम यही निकाल देते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ना उसका फ्लक्स हम यही निकाल देते हैं। देखो फ्लक्स बराबर तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पर तो 0 लिखेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है। वैल्यू रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से उठा के रखो 3 गुने 10 के पावर 3, एरिया का मान वहां से उठा के रखो 10 के पावर -2। सही है, अगर आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, केवल वही आया है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 के पावर +3, 10 के पावर -2, 10 बचेगा। तो 10 बचेगा, इसका मतलब 3 गुने 10, फ्लक्स का मान आ जाएगा 30, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यही तुम्हारा हो गया आंसर। ये एनसीईआरटी का क्या नंबर क्वेश्चन है देख लो, 1.14, 14 नंबर क्वेश्चन है उसका, माने जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसमें पहला प्रश्न का जवाब कितना आएगा, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक तो प्रश्न का जवाब ये आएगा। अब दूसरा प्रश्न पढ़ लो, बोला है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, जो वर्ग है इसी से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा यदि ये जो तल है ना ये एक्स के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। माने तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स डायरेक्शन बोलो क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है, इसके साथ इसका एरिया 60 डिग्री का कोण बनाएगा। एरिया जब 60 डिग्री का कोण बनाएगा तो फॉर्मूला सेम होगा, जो तरीका है वो सेम होगा, केवल तुम्हारा यहां पर क्या होगा cos 60 हो जाएगा। इसको अगर लोगे ना तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा। तो जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर उठा करके आप रख दो, और जो आएगा सो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न तुम्हारे लिए हम छोड़ दे रहे हैं। 14 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन केवल तुमको बताना है क्या होगा, वैसे इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ई ए का मान तो वही आएगा, खाली cos 60 का मान यहाँ पे रख देना है। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को देना है, ये तुम्हारे लिए हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। चलो अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में दिखने में तो बहुत बड़ा लगता है प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न जो है इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे पहले आप समझ लो। इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक जो है ना इस तरह का वर्ग दे रखा है, ठीक ना। हमारे पास जो है एक वर्ग दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, वर्ग मतलब आप समझ रहे हो जिसका भुजा बराबर हो। इस वर्ग में आपसे बोला है कि इस वर्ग से 5 सेंटीमीटर के दूरी पर एक चार्ज है, और चार्ज कितना है +10 माइक्रोकूलम। इसमें बोला है कि चित्र में जो है 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, तो इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। एक बात बताओ, हम अगर इसमें संकेत में वैसे दिया है कि घन के सहायता से आप इसको घन जैसा बनाते हो ना, वैसे टाइप से आप इसको सॉल्व करो। देखो हम अगर यहाँ से एक घन बनाते हैं, हमको ये वाला चीजें जो है हिंट में दे रखा है, हम यहाँ से क्या करते हैं एगो घन बना देते हैं। आप समझ जाओगे कि क्यों बनाते हैं। देखो ये घन बना दिए, इसके सेंटर पर, चूंकि घन जो है
उसका अगर एक सिरा ले लो, नीचे वाला हिस्सा ले लो, तो क्या इस नीचे वाले हिस्से को तुम जो है यहाँ पर ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो हिस्सा दिख रहा है, इस हिस्सा को, एक मिनट, कलर चेंज काहे नहीं हो रहा है भाई, चलो, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा को जो है हम मान सकते हैं कि ये क्या है, ये एक वर्ग है, और ये जो वर्ग है ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, सही है। हमको चार्ज बोला है कि इसके बीच में कहीं पर रखा हुआ है जो यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक बात बताओ, अगर तुमको इस वर्ग से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है, एक वर्ग से, पूरे घनाभ से, घन से नहीं, एक वर्ग से अगर निकालना है पास होने वाला फ्लक्स, तो चार्ज के दूरी से कोई मतलब नहीं होता है। गॉस थ्योरम तो सीधे बोलता है कि फ्लक्स बराबर फॉर्मूला होता है बंद चार्ज और बट्टा एप्सिलॉन जीरो। तो अगर हम यहाँ से केवल और केवल एक आयत, ये एक वर्ग लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, तो जरा सोच कर देखो क्या बंद सरफेस ये बनेगा। वर्ग का मतलब होता है एक प्लेन सरफेस नीचे में, और बंद का मतलब उसी को लेकर के बिल्डिंग खड़ा कर दो एक, तो एक घन बन जाएगा, काल्पनिक घन। तो ये फॉर्मूला तो तभी वैलिड है जब चारों तरफ से घिरा रहे, एक साइड से घिरा रहेगा उससे काम नहीं चलेगा, तो पूरा चारों तरफ से घिरा रहेगा तब ये फार्मूला होगा, यानी कि घन बना देंगे तो इस घन के लिए ये फार्मूला वैलिड है। लेकिन हमसे तो ये बात बोल भी नहीं किया है कि घन से बताइए कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, हमसे ये नहीं पूछा है। हमको बोला है कि इस वर्ग से कितना फ्लक्स जाएगा। एक काम करते हैं ना, इतना तो बुद्धिमानी कर ही सकते हैं कि पूरा फ्लक्स हम निकाल लेते हैं और ये फार्मूला लग जाएगा पूरा के लिए, और इस पूरा को 6 से भागा दे देते हैं, तो एगो जो हमारा वर्ग है उस वर्ग से आराम से निकल जाएगा, जो फ्लक्स का मान है वो निकल जाएगा, क्योंकि पूरा के लिए ये वैलिड है, एगो के लिए वैलिड नहीं है। तो हमको पूछा है एगो के लिए, एक केवल वर्ग से बताइए कितना गुजरेगा। तो करना क्या, ये फार्मूला लगा दो और इसको 1/6 से गुना कर दो। 6 इसलिए क्योंकि एक फेस माने एक क्यूब का यानी कि घन का अगर देखोगे तो 6 फेस होता है, 6 इसका सरफेस होता है, उसी से घिरा हुआ है। एक सरफेस से निकालना है तो 1/6 कर दो, जो आएगा सो सॉल्यूशन। अब आप यहाँ से जो डाटा है वो डाटा रखिए। बंद चार्ज का मान आपको दिया हुआ है कितना, 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम को आप इसको कूलम में कन्वर्ट कीजिए, ठीक ना। तो 10 गुने 10 के पावर -6, और इसका वैल्यू तो वही रख 8.854, या ऐसे ही रख दे 10 के पावर -12, ठीक ना, और गुने 1/6, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना वैल्यू आएगा, तो इसको सॉल्व करके हमने डाटा निकाला है, इसका वैल्यू हमने निकाला है, और इसका वैल्यू जो आया है हमारे पास, आप अपना सॉल्व करके चेक कर लेना। हम जो निकाले हैं 1.88 इंटू 10⁻⁴ कितना आया है, तो ये आया है 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही हमारा इसका क्या आया है आंसर। एनसीईआरटी का ये 1.17 नंबर प्रश्न है, आप इसको देख लीजिए बढ़िया से, और ऐसे प्रश्नों को बनाने का तरीका सीख लीजिए। चलिए एनसीईआरटी के अगले प्रश्न पर आ जाओ। देखो एनसीईआरटी का जो अगला क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन हम बना दिए हैं, ये क्वेश्चन वही है, एनसीईआरटी का वही क्वेश्चन फिर से हम डाल दिए यहाँ पर। देखो ये वही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन यही ना है, हाँ सेम यही प्रश्न है आपका। वो जो अभी हम प्रश्न जो आपके सामने रखे थे आप देख लो, 2.26 गुने 10 के पावर 5 जो आया है, ये बेसिकली वही क्वेश्चन है, ठीक ना। पूरा अगर आप ढंग से पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा। 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय, घनीय माने क्यूबिक गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला क्या होगा फ्लक्स, ये आप निकाल करके बताइए। तो ये जो प्रश्न है ये उसी टाइप का प्रश्न है, उसी टाइप का क्या, हमारे ख्याल से डाटा भी सेम है दोनों का। तो ये प्रश्न जो है आप जो है ना खुद से बना लेना। चलो अब आगे जो क्वेश्चन है उस पर पहले आ जाते हैं, तब बात करेंगे आगे का। देखो एक क्वेश्चन ये है, इस प्रश्न पर भी बात कर ले पहले। देखो
इसका हिंदी वर्जन इधर है नहीं, ठीक ना। आप लोग देख लेना अपना क्वेश्चन किताब में, 1.19 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक ना। तो ये प्रश्न को हम देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या बोला है तुम्हें। देखो इस क्वेश्चन में बोला ये है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है, ठीक ना। इस क्वेश्चन में बोला यह है कि अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। माने हमसे ये बोला है कि एक पॉइंट आवेश की वजह से फ्लक्स जो उत्पन्न हुआ है ना, वो फ्लक्स इतना है, यानी जो फ्लक्स डेवलप हुआ है वो फ्लक्स का मान है -1.0 और गुने 10⁻³ 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना फ्लक्स डेवलप हुआ है किसी बिंदु आवेश के कारण। ये बात बोला है, क्वेश्चन में बोला है। आगे पढ़ो। अब बोला है कि ये जो बिंदु आवेश निकला है थ्रो ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, माने अगर कहीं पर बिंदु चार्ज अगर लेते हो, मान ले चार्ज का वैल्यू क्यू है, तो चारों ओर इसको बंद करोगे ना, गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो गॉसियन सरफेस का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, और ये गॉसियन सरफेस का रेडियस बोला क्या है, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस बोला है 10 सेंटीमीटर है। अब हमसे बोल रहा है क्वेश्चन, तो ए नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए नंबर क्वेश्चन बोला ये है, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वुड डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। बोला ये है कि यदि गॉसियन सरफेस का रेडियस को 2 गुना कर दो, 10 सेंटीमीटर था 20 सेंटीमीटर कर दो, तो बताओ इससे फ्लक्स कितना जाएगा। तो कितना जाएगा, गॉस पर में तो सीधा बोला है ना कि टोटल बंद सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होता है वो उसके अंदर बंद चार्ज बट्टा एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। इसमें कहीं पर रेडियस तो है ही नहीं है, फ्लक्स निकालना है तो केवल चार्ज चाहिए एप्सिलॉन 0, दूगो, यही दूगो वैल्यू रखना है। तो चार्ज का मान तो हमको दे रखा है, अब इसका रेडियस 10 गुना कर दो, चाहे 5 गुना कर दो, चाहे 50 गुना कर दो, फॉर्मूला तो यही रहेगा। इसका मतलब फ्लक्स जो होता है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। अभी जो बात करें उसके अनुसार से, गॉस थ्योरम के अनुसार से फ्लक्स जो होगा रेडियस बढ़ाने, गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस बढ़ा दो घटा दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो केवल एक बंद सरफेस होना चाहिए। इसका मतलब पहला प्रश्न का जवाब क्या होगा, फ्लक्स वही रहेगा जो पहले था। तो इसका मतलब पहले जो था उसका वैल्यू यहाँ पर आप रख दो, 0×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही आंसर पहला प्रश्न का जवाब हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। जो बिंदु आवेश है ना, यहाँ पर जो रखे हो इनक्लोज चार्ज, ये बिंदु आवेश का मान कितना होगा ये निकाल के बताओ। एक बात बताओ, क्योंकि फ्लक्स बराबर फार्मूला तुम्हारा क्या होता है, बंद चार्ज बट्टा एप्सिलॉन 0। अभी जस्ट हम यहाँ पर लिखे भी हैं। एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, जब हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा अगर हम रख सकते हैं तो बंद चार्ज तो निकाल ही सकते हैं। तो बंद चार्ज का मान क्या हो जाएगा, बंद चार्ज का मान होगा फ्लक्स और गुने एप्सिलॉन 0। अब जो डाटा आया है ये रख दो, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा लेकिन जो आएगा सो आंसर। फ्लक्स का मान ये उठा के रख दो, क्योंकि माइनस निगेटिव फ्लक्स है, निगेटिव रखना, -1 × 10⁻³ कितना 3 है, और 8.85 × 10⁻⁻12 है। तो अब अगर इसका वैल्यू आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो -8.85 × 10⁻⁻9, हमारे ख्याल से यही आएगा, इतना कूलम आएगा। देखो यहाँ पे फिर फ्लक्स लिखा गया, ये फ्लक्स नहीं बल्कि बंद चार्ज है, इनक्लोज चार्ज है। इनक्लोज चार्ज का जो मान आएगा वो कितना आएगा, -8.85 × 10⁻⁻9 कूलम। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -8.85 नैनो कूलम। ये भी तो एक ही बात है, सेम आंसर आएगा, सेम मतलब हुआ, दोनों का कहने का जो तात्पर्य है वो सेम है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, सब फार्मूला पर आधारित प्रश्न है।
एक एक करके थोड़ा अगर आप दम लगा दो तो ये तमाम प्रश्न जो है वो बनाया जा सकता है, कोई भारी प्रश्न नहीं है ना। एक आखिरी क्वेश्चन आज के क्लास का, जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा, ये प्रश्न, ठीक ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी आप जरूर बनाओ, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखना एनसीईआरटी के ऊपर आधारित प्रश्न ही आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। तो सीधे तौर पे आप क्या करो, एनसीईआरटी का जो प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को आप सॉल्व करो, ज्यादातर प्रयास करो उन्हीं प्रश्नों को हल करने का। वैसे आप बाकी किताबों का भी प्रश्न बना सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जरूर बनाओ, ये कंपलसरी मान के चलो, ठीक है। बाकी चीजों को जो है आप ऑप्शनल में रखो, अगर ये बनाने के बाद समय बचे तो बनाओ, अदरवाइज इसी पर डिपेंड रहो पहले। चलिए, हमारा ये प्रश्न क्या बोलता है, पहले इस पर आ जाते हैं। इसमें बोला है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित गोला, चालक गोला का पृष्ठ आवेश घनत्व इतना है। एक गोला है, इस गोला के ऊपर में चार्ज डेंसिटी दे रखा है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से डिनोट करते हैं। ई दे रखा है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर का स्क्वायर, ये चार्ज दे रखा है। और इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर व्यास कितना दे रखा है, ई दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। तो अगर इसका रेडियस निकालोगे तो रेडियस होता है डायमीटर बट्टा 2, तो ई हो जाएगा 2.4/2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1.2 सेंटीमीटर रेडियस का मान आया, सही है। अब प्रश्न पर आ जाओ, बोला है गोला पर बताइए आवेश कितना होगा। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल। नंबर 1, इसमें बोला है चार्ज का डेंसिटी ये है, गोला का रेडियस ये है, तो इस पर आवेश कितना होगा। इसको निकालने के लिए सिग्मा बराबर फॉर्मूला याद होना चाहिए, चार्ज बट्टा एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया को बोलते हैं क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व। डाल दो, यही तो डालना है, बस रख दो। अच्छा, हमको निकालना क्या है, चार्ज। तो चार्ज बराबर अगर निकालोगे तो सिग्मा इंटू एरिया। अब केवल कैलकुलेशन है, सिग्मा का मान दे रखा है 80 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को पहले आप क्या करो, माने कन्वर्ट कर दो, 10 के पावर -6 उसका वैल्यू रख दो, बाकी यूनिट तो एसआई में आ गया। अब इसका एरिया रखो, तो कोई गोला का एरिया लिखेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर ना लिखेगा। तो यहाँ से Q बराबर अगर लिखोगे तो 80 गुने 10 के पावर -6, 4 का 4 और ई पाई का मतलब 3.14, और रेडियस का वैल्यू तुमको दे रखा है 1.2, दे नहीं रखा है, निकाले हैं। और सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, -2 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है। अब इसी को करना है गुना भाग, और गुना भाग करके जो लाओगे सो आंसर। हम गुना भाग इसका जो है कर चुके हैं पहले से, तो हमारा जो सॉल्यूशन आया है ये 21 नंबर क्वेश्चन का जो आया है वो आया है 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। ये आया है 21 नंबर में पहले प्रश्न का जवाब मेरे पास, ठीक है। तो आप भी इसको कैलकुलेट कर लेना, एक बार मिला लेना, हो सकता है अगर गड़बड़ हो गया होगा हमसे तो उसको बता देना, रेक्टिफाई कर लेंगे, अगले क्लास में हम इस पर बात कर लेंगे, ठीक ना। लेकिन एक बार चेक जरूर करना सभी लोग, हम जो बात बता रहे हैं वो केवल प्रक्रिया सिखाना हमारा मेन मकसद है। कैसे बनाओगे, अब क्वेश्चन दे रखा है, डाटा कैसे निकालोगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये तमाम चीजें जो है ना, ये चीज सिखाना हमारा मेन मकसद है। कैलकुलेशन तो सबको आता है, अब गलती थोड़ा बहुत अगर आप करते हो तो वो मूल रूप से प्रैक्टिस का अभाव की वजह से होता है। चाहे किसी से भी जोड़ घटाव वगैरह में अगर गलती हुआ तो उसको ऐसा थोड़ी माना जाएगा कि ये किसी को आता नहीं है, ठीक ना। ये आप जो है सुधार माने कर लेना, इसको तो सुधार कर लेना जो है कोई भारी बात नहीं है, वो आराम से किया जा सकता है। लेकिन मेन प्रक्रिया सीखना है, ये प्रक्रिया के तहत इसको बनाया जाएगा, ठीक। दूसरा बोला है गोले के पृष्ठ से निर्गत यानी पास होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये बताओ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना हो तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, हमारा ये जो गोला है, गोला के ऊपर चार्ज जो बंद चार्ज होगा, तो इसी के ऊपर अगर फ्लक्स निकालोगे तो गोला का जो है इसके जस्ट बगल में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा गॉसियन सरफेस खींच लेंगे, और उससे निकलने वाला उसका रेडियस भी इतना ही लेना जितना है। तो सीधे तौर पे हम ये बोल दे कि
अगर हमें चार्ज दिया रहे तो फ्लक्स निकालना तो इजी है। फ्लक्स निकालने के लिए तो तुमको केवल और केवल यही करना पड़ेगा ना, गॉस थ्योरम लगाना पड़ेगा। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम बराबर क्या है, इनक्लोज चार्ज बट्टा एप्सिलॉन जीरो। तो हमारे पास जो डाटा आया है चार्ज का, इधर गया जी, ये चार्ज का डाटा आया है, ये वहां रख देंगे, रख दो उठा करके 1.45, 1.45 गुने 10 के पावर -3। अब एप्सिलॉन जीरो रखो उठा करके, तो यहां से हो जाएगा -12। अब इसी को सॉल्व कर दो, जो आएगा उसको आंसर मान लेंगे। चलिए इसको पलट के ऊपर ले चलिए, तो हमारा सॉल्यूशन तो आ रखा है 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही हमारा विद्युत फ्लक्स आएगा। तो ये तुम्हारा है प्रश्न नंबर 21। तो एनसीईआरटी में जितना कुछ भी बताए हैं इसको मैंने एक एक करके नोट करने की जरूरत नहीं है। ये तमाम प्रश्न जो आपके सामने हमने हल किया है, ये केवल हमारा एक ही मकसद है कि आपको हम फार्मूला सिखा दें, है ना। फार्मूला जो है आपको आना चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होता है ना, बस यही सिखाने के मकसद से हमने आज क्वेश्चन आपको करवाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों को बनाने का तरीका सीख गए होंगे। तो अगर आपने ऐसा सीख गया है तो आप क्या करना ना, बिना सॉल्यूशन देखे एनसीईआरटी के इन्हीं प्रश्नों को, या और भी प्रश्न होंगे उसका जो इससे जुड़ा हुआ होगा, उसको एक एक करके सॉल्व करके देखना, और नहीं सॉल्व हो तब जा करके इसका सॉल्यूशन देखना, लेकिन पहले खुद से बनाना, ताकि कॉन्सेप्ट जो है ना उसका अंडरस्टैंडिंग कितना हुआ है आपके, है ना, आपको कितना अंडरस्टैंडिंग उसका हुआ है, कितना समझ विकसित हुआ है, इसका अनुमान लग जाएगा, है ना। तो पहले तो ट्राई मारो खुद से, नहीं हो तब जाकर के सॉल्यूशन देखो, और अगर किसी प्रकार का डाउट रह गया हो तो नीचे लिख दिया करो, अगले वीडियो में हम उसको शामिल जरूर कर लेंगे। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं समाप्त करते हैं, और अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग फिर से मिलेंगे, लेकिन अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। नया चैप्टर बोले तो नया पॉइंट, जैसे याद करो इलेक्ट्रोस्टेट को 4 भाग में बांटे थे, तो एक भाग जो था वो फील्ड चार्ज था, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, और तीसरा जो भाग है वो भाग क्या था, वो पोटेंशियल था। तो अब जो है हमें पोटेंशियल पढ़ना है, चौथा भाग कैपेसिटर है। तो पहले पोटेंशियल पढ़ेंगे और फिर हम लोग आएंगे कैपेसिटर पर। तो चलिए आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलेंगे फिर अगले क्लास में, यानी अगला जो लेक्चर होगा उसमें। तब तक आप अपना तैयारी को जारी रखें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अब अगले क्लास में।